नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, जिसमें हम लोग पहले से पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके थे, कैसे कैसे वो भारत आए और अपना व्यापार स्थापित किया। तो आज हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये डच जो है हॉलैंड वासियों को, जिसे नीदरलैंड भी नाम दिया गया है, नीदरलैंड भी कहा जाता है, हॉलैंड जो यूरोपीय देश है, वहाँ के नागरिकों को हम लोग डच बोलते हैं। तो डच वासी जो है वो पुर्तगीज के बाद डच लोग, पुर्तगाली नागरिक के बाद डच लोग भारत आते हैं अपना व्यापार फैलाने। तो इनकी कंपनी की जो स्थापना थी वो अंग्रेज कंपनी के बाद होती है, लेकिन ये भारत पहले आ जाते हैं, जिसमें ये सबसे पहले 1596 ईस्वी में जो है ये इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पे ये लोग आते हैं। पहला डच जो था वो भारत जो आया था वो कार्नेलिस डी हाउटमैन था, जिनका नाम क्या था, कार्नेलिस डी हाउटमैन। 1602 ईस्वी में जो है कई डच व्यापारी मिलकर अपने कंपनी का गठन करते हैं, जिसे वे नाम देते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कब होती है स्थापना इनकी, 1602 ईस्वी में एक कंपनी का निर्माण करते हैं। डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। 1605 ईस्वी में डचों की पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित होती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अपना आंध्र प्रदेश राज्य में ये मसूलीपट्टनम है, जो कि कृष्णा जिले में स्थापित एक शहर है। तो वहाँ पे डच पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर से दूसरी फैक्ट्री ये पुलिकट में स्थापित करते हैं और पुलिकट को ही अपना मुख्यालय ये लोग बनाते हैं। इसके बाद वो गुजरात के सूरत में, बंगाल के चिंसूरा एवं पिपली में भी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। कासिम बाजार में, बालासोर में, नेगापट्टनम में एवं बिहार में पटना में भी ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ये 66वीं बीपीएससी में एक सवाल आया था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, कि 1932 में सबसे पहले जो है बिहार में पटना में किस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका सही जवाब था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक सबसे पहले डच जो है 1932 में पटना में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। यहाँ से मुख्य रूप से वो चीनी, सोरा, सूती वस्त्र एवं अफीम का व्यापार करते हैं। ये डच व्यापारियों का जो व्यवस्था था व्यापार करने का, ये सहकारिता प्रबंधन पे सहकारिता व्यवस्था के आधार पर ये लोग व्यापार करते थे। ये उस समय कहा जाता था, उस समय 200 वर्षों के इतिहास में जो है जितने लोग व्यापार भारत में करने आए थे, उसमें 200 वर्षों के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है अपने साझेदारों को लाभांश देने वाले थे तो वो डच ही थे। 18% का लाभांश उन्होंने उस समय अपने साझेदारों को इन्होंने दिया था। तो इस तरह से जो है आगे के घटनाक्रम में 1664 में जो है, जो मुगल बादशाह उस समय होते हैं औरंगजेब, 1664 में 31.5% वार्षिक टैक्स लेकर, जिसमें चुंगी बोला जाता था उस समय, 31.5% वार्षिक चुंगी लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार प्रदान करते हैं। ये डच जो थे, जैसे पुर्तगाली लोग जो भारत आए थे या मतलब पूर्वी देशों में आए थे, तो ये मसाले के व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन डच जो है मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाया और हम कपड़ों के, मसालों के स्थान पे कपड़े के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। ये जो भारतीय वस्त्र जो थे इनका व्यापार यूरोप में करते थे एवं काफ़ी लाभांश कमाते थे। कहा जाता है कि भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो इन डचों को ही जाता है।
डच जो है इनका एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है बेदरा का युद्ध। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ था या बेदरा का युद्ध कब हुआ था। बेदरा जो है जगह है वो बंगाल में है, तो ये युद्ध बंगाल में बेदरा में युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध से बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1759 ईस्वी में यह युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच होता है। क्यों युद्ध होगा भाई? तो युद्ध इसलिए होता है कि अंग्रेज जो है वो डचों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व यहाँ स्थापित करना चाहते थे। तो ये डचों को उस युद्ध में अंग्रेज पराजित करते हैं और इस पराजय के बाद जो है लगभग डच की शक्ति जो है भारत में समाप्त सी हो जाती है और अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से डच कंपनी के बाद जो है हमारे देश में अंग्रेज आते हैं और हालांकि इनकी कंपनी की जो स्थापना थी वो 1599 में ही लंदन में हो जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है इनकी कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर के द्वारा, आज्ञा पत्र के द्वारा ब्रिटिश की जो उस समय महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ, उनके द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार इस कंपनी को प्राप्त हुआ। और जो है इस प्रकार ये लोग अंग्रेज लोग व्यापार करने पूर्वी देशों में आते हैं और फिर सबसे पहले ये लोग इंडोनेशिया आते हैं और इंडोनेशिया से होते हुए भारत हमारे देश में व्यापार करने आते हैं। जो 15 वर्षों के लिए जो इनको अधिकार मिला था व्यापार करने के लिए, ये 1609 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है वहाँ के शासक होते हैं सम्राट जेम्स प्रथम। उन्होंने ये 15 वर्षों के अधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तार दे दिया। ये शुरू में जो अंग्रेज थे ये अपना ध्यान जो है मसाला के व्यापार पर केंद्रित रखा था कि मसाला का व्यापार करना है, यहाँ से खास करके इंडोनेशिया से काली मिर्च एवं मसाला ले जाते थे। और बाद में इनका ध्यान जो है भारतीय वस्तु पर, खास करके भारतीय वस्त्रों पर जाता है और ये फिर भारतीय वस्त्रों का निर्यात यहाँ से करते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले अपना कारखाना जो है खोलने की योजना बनाई, कहाँ पर? सूरत में, लेकिन 1608 ईस्वी में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि पहले से यहाँ पे पुर्तगाली जमे हुए थे। डच तो थे ही, पुर्तगाली पहले से जमे हुए थे, तो पुर्तगालियों का विरोध था, पुर्तगालियों का षड्यंत्र था और यहाँ के जो सूरत के जो व्यापारी थे उनके विरोध के कारण इनको जो है सफलता नहीं मिली थी। विलियम हॉकिंस नामक जो है अंग्रेज सबसे पहले समुद्री रास्ते से भारत आते हैं। वो किनके दरबार में आते हैं? तो जहांगीर के दरबार में आते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो विलियम हॉकिंस था वो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। और किसके नाम से पत्र लेकर आया था? तो अकबर के नाम से पत्र लेकर आया था। किसका पत्र था? तो उस समय जो ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम, उनका पत्र था अकबर के नाम से, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह जो भारत के सम्राट थे वो मुगल बादशाह थे, तो मुगल बादशाह अकबर थे, तो उनके नाम से पत्र लेकर आया। लेकिन बाद में अकबर की मृत्यु हो जाती है और भारत में गद्दी पर कौन बैठते हैं? जहांगीर बैठ जाते हैं, उनके पुत्र। तो जहांगीर के दरबार में ये विलियम हॉकिंस आते हैं जो सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए आज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको पुर्तगाली षड्यंत्र के वजह से आज्ञा प्राप्त नहीं हो पाती है। ये जो हॉकिंस था ये तुर्की भाषा भी जानता था। देखिए, तुर्की भाषा भी जानता था, तुर्की बोल सकता था, इसीलिए उन्हीं को मुगल बादशाह के दरबार में भेजा गया था। सन 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन, एक अंग्रेज थे कैप्टन मिडल्टन, स्वाली में पुर्तगालियों के एक बड़े जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया था, जिसके वजह से जो है अंग्रेजों से जहांगीर थोड़ा प्रभावित हुए
और इस प्रकार 1613 ईस्वी में जाकर अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने की उन्होंने अनुमति प्रदान की। तो आधिकारिक रूप से 1613 में सूरत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। हालांकि अंग्रेज जो है बिना आज्ञा के एक फैक्ट्री का निर्माण जो है मछलीपट्टनम में, वही मसूलीपट्टनम में पहले से 1611 में ही ये लोग कर लेते हैं अपने व्यापारी कोठी का निर्माण। लेकिन बाद में 1613 में मुगल बादशाह के आज्ञा के अनुसार 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री का गठन करते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान जो थे वो अंग्रेजों को एक 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान दिया था। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सुनहरा फरमान अंग्रेजों को किसने दिया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था 1632 ईस्वी में। इस सुनहरा फरमान में क्या था कि अंग्रेज जो है उस सुल्तान को 500 पैगोडा, पैगोडा किसको बोलते हैं? सोने के सिक्कों को बोला जाता था पैगोडा। 500 पैगोडा हर साल देंगे और गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार वो लोग कर सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेज अपना व्यापार फैलाने में धीरे धीरे सफल होते हैं। डच जो है मसाला के व्यापार के जगह पे पहले पुर्तगाली मसालों पर ध्यान देते थे। डच जो है कपड़ा का व्यापार करने लगे। अंग्रेज भी जो है ज़्यादातर कपड़ा का व्यापार करते थे और साथ में रेशम, जो अंग्रेजी व्यापार की मुख्य वस्तु थी वो रेशम, सूती कपड़े, सोरा जो बारूद बनाने में इस्तेमाल होता था, और चीनी का व्यापार ये लोग किया करते थे। 1630 के बाद जो है अंग्रेज उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में भी अपना प्रभाव वृद्धि करना शुरू कर दिए थे। इन्होंने हुगली में कई कोठी बनाई, फिर ढाका में, कासिम बाजार में भी कोठियाँ इन लोगों ने व्यापारी कोठियाँ खोली। जब अंग्रेज भारत आए थे तो डच जो है, डचों की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, तो डच इनके ज़्यादा प्रतिद्वंदी नहीं थे, लेकिन पुर्तगाली पहले से यहाँ मौजूद थे। तो अंग्रेजों के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पुर्तगाली ही थे। तो दोनों को एक दूसरे से नुकसान होता था। कभी अंग्रेज पुर्तगालियों पे हमला बोल देते थे, कभी पुर्तगाली जो है अंग्रेजों पे हमला बोल देते थे। जो जिसके क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत था वो नहीं चाहता था कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा व्यापार करने में स्थापित हो सके। इस तरह से 1642 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में एक हस्ताक्षर होता है। पुर्तगाल के शासक थे जॉन चतुर्थ और इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स प्रथम। एक संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किया जिसे सूरत गोवा समझौता के नाम से जाना जाता है। इन संधि में इन्होंने ऐसा समझौता किया कि हम दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आगे जाकर 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे, जिनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। इस अवसर पर जो है पुर्तगाली जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज देते हैं कुछ। उस दहेज में ये भारत के बॉम्बे को अंग्रेजों को सुपुर्द करते हैं कि लीजिए दहेज के रूप में हमने आपको बॉम्बे शहर गिफ्ट किया। सोचिए ये पुर्तगाली अपने बॉम्बे को गिफ्ट के रूप में अंग्रेजों को दान में दे दिया था, दहेज के रूप में। फिर आगे जाकर 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे को दे देते हैं कि आप यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित करें। और 1687 ईस्वी तक जाते जाते सूरत जो मुख्य केंद्र हुआ था अंग्रेजों के लिए, हुआ करता था अंग्रेज व्यापारियों के लिए, वो सूरत की जगह बम्बई व्यापारी केंद्र मुख्य रूप से हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज व्यापार के माध्यम से व्यापार कर करके भारत में अपना शक्ति बढ़ाते गए। एक अंग्रेज थे जेराल्ड ओंगियर, इनका एक स्टेटमेंट है 1669 ईस्वी में, एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि सूरत का प्रेसिडेंट भी थे और बम्बई का गवर्नर बन के आता है कब 1669 ईस्वी में। इन्होंने संचालन समिति को लिखा, जो कंपनी का संचालन समिति था, इन्होंने कंपनी के संचालन समिति को लिखा कि अब समय का तकाजा आ गया है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर
अपने समान व्यापार का प्रबंधन करे। इससे आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों की मंशा क्या थी। शुरू से ही व्यापार के साथ साथ व्यापार करते करते यहाँ पे सत्ता का अपने हाथ में सत्ता हथियाना था। तब ये लोग व्यापार करते करते तलवार की भाषा, तलवार की बात करने लगे थे। इस तरह से 1688 ईस्वी में दोस्तों एक घटना होती है जिसमें कि सर जॉन चाइल्ड एक अंग्रेज थे जो कि बंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया, मतलब अटैक कर दिया और कई मुगल जहाजों को पकड़ लिया। परंतु उस समय जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उस समय उनकी सेना थोड़ी शक्तिशाली थी उस समय तक। तो औरंगजेब की सेना से अंग्रेज पराजित हो जाते हैं और सर चाइल्ड जो है, जॉन चाइल्ड, औरंगजेब से माफ़ी मांग लेते हैं और औरंगजेब माफ़ भी कर देते हैं। अंग्रेज बोलते हैं कि चलिए जो आपको नुकसान हुआ है उसके बदले जो है हम 5.5 लाख रुपए आपको देते हैं और इस तरह से आप पे हम लोग दोबारा हमला नहीं करेंगे, आपको जो नुकसान हुआ है उसके एवज में हम 5.5 लाख रुपया देते हैं और समझौता कर लीजिए। तो औरंगजेब मान जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विस्तार कैसे कैसे होता है। बंगाल में जो है अंग्रेजों को पहली बार जो है व्यापारिक छूट जो है 1651 ईस्वी में प्राप्त होती है, जब गेवियन बांटन, जो एक अंग्रेज थे, गेवियन बांटन बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहा करते थे। गेवियन बांटन बंगाल के जो सूबेदार थे, शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक थे। इसने जो है कंपनी के लिए एक लाइसेंस प्राप्त किया था जिसमें 3000 रुपया वार्षिक किराया देकर, सिर्फ 3000 रुपया वार्षिक कर देना था। उसके बदले कंपनी को पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। आगे जाकर जो है मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा भी एक फरमान के जरिए इन अंग्रेजों को कुछ छूट प्राप्त हुई थी। इसमें औरंगजेब 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी करते हैं जिसमें आदेश देते हैं कि कोई भी चुंगी के लिए, उस समय टैक्स को चुंगी बोला जाता था, कोई भी चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग नहीं करेगा, उनके व्यापार में कोई रुकावट नहीं डालेगा। अंग्रेजों से सिर्फ 2% उस समय चुंगी लिया जाता था। ये औरंगजेब का फरमान था कि सिर्फ अंग्रेजों से 2% चुंगी लिया जाए एवं 5.5% जजिया करके रूप में लिया जाए। अब देखते हैं कलकत्ता, बंगाल में जो है कलकत्ता अंग्रेजों का केंद्र कैसे बनता है। बंगाल के जो सूबेदार थे 1698 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान। 1698 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों को जो है 3 गांव की जमींदारी प्रदान कर दी। कितना पैसा लेकर भाई? तो 1200 रुपये में गांव वालों को 1200 रुपया दिलवा दिया अंग्रेजों से और 3 गांव की जमींदारी दे दी। कौन कौन से गांव थे? सूतानाती, कलिकाता एवं गोविंदपुर। सूतानाती, कलिकाता एवं गोविंदपुर। यही जो कलिकाता गांव है यही बाद में जाकर इसी के नाम से कलकत्ता का नाम पड़ता है। ये जो सन 1700 ईस्वी में इनके सम्राट आने वाले होते हैं, इंग्लैंड के सम्राट यहाँ पे आने वाले होते हैं, इन्हीं के स्वागत में जो है सम्मान में एक वहाँ पे कलकत्ता में विलियम फोर्ट किला का निर्माण करते हैं जिसे फोर्ट विलियम नाम देते हैं। और यही कलकत्ता जो है 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत का राजधानी के रूप में होता है। आगे जाकर भारत में जो मुगल साम्राज्य का जो ये बादशाह होते हैं फर्रुखसियर द्वारा भी एक फरमान जारी किया जाता है और अंग्रेजों को विशेष अधिकार दिया जाता है। फर्रुखसियर को एक बहुत क्या बोला जाए, बहुत मतलब गंभीर बीमारी फर्रुखसियर को उस समय था। तो उनके दरबार में जो है कलकत्ता से एक दूत मंडल जो है मुगल दरबार में आता है। जॉन सरमन मिशन के नाम से, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल आता है। उस दूत मंडल में जो है हैमिल्टन नामक एक सर्जन था। हैमिल्टन, वो सर्जन जो है फर्रुखसियर के जो बीमारी को, गंभीर बीमारी थी फर्रुखसियर को,
और इनकी बीमारी को ठीक कर देता है। इससे जो है फरुखसियर जो है अंग्रेजों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और एक शाही फरमान जारी करते हैं, जिसके तहत कंपनी को जो है और विशेष अधिकार मिल जाता है, जो कि पहले 3000 रुपये वार्षिक कर देकर इनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा में व्यापार करना था, और उसके 3000 रुपये करके मतलब माफ़ कर देते हैं और कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है। 10,000 रुपये का वार्षिक कर पहले देते हैं ये सूरत में व्यापार करने के लिए 10,000 रुपये का वार्षिक कर देना पड़ता है इनको। वो 10,000 रुपये की कर को भी ये उस फरमान के तहत मुक्ति मिल जाती है अंग्रेजों को। उसके बाद बम्बई में जो है ये अंग्रेज सिक्का ढालते हैं। बम्बई जो इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र हो जाता है सूरत के बाद, तो ये अंग्रेज अपना सिक्का ढालना यहाँ शुरू कर देते हैं। मतलब शुरू से ही इनका मंशा था कि व्यापार के बाद अब यहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा किया जाए, तो जिसके तहत बम्बई में अपना सिक्का ढालते हैं और उन सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मांगते हैं फर्रुखसियर से, और इस आज्ञा की मंजूरी भी फर्रुखसियर दे देते हैं। इसी पर जो है एक ब्रिटिश इतिहासकार जो है, ऑर्म उनका नाम था, ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म, इसे जो है इस अधिकार को, इस छूट को, मिले हुए छूट को कंपनी का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, महान अधिकार पत्र। कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा उन्होंने ही दी थी। इस छूट से जो है अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ। अब अपने व्यापार में जब कोई टैक्स ही नहीं देना है तो काफी लाभ होता गया, और इस प्रकार बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे जो है फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार फ्रांसीसी आते हैं, कैसे कर्नाटक युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो अगले क्लास में हम लोग अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।